जय हिंद। स्वागत है आपका ओरिजिन आईएएस में। आज तारीख है 6 फरवरी, दिन है शनिवार। आपको मालूम है किस तरीके की परिस्थितियां चल रही हैं। एक तरफ किसान है, उनकी ताकत बढ़ती जा रही है, और दूसरी तरफ सरकार है, वो दीवार को और ऊंचा और मोटा करता जा रहा है। कटीले तार, उसके ऊपर कंक्रीट और इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आपको देखने मिल रही हैं। इसके अलावा आप देखें तो खबरें हैं स्कूलें खुलने की, और भी दुनिया भर की जो व्यवस्थाएं हैं उनको खोलने की बात करी जा रही है। इसी महीने होम मिनिस्टर ने कहा है कि सिनेमा हॉल फुल कैपेसिटी पे आप काम कर पाएंगे, साथ ही साथ स्विमिंग पूल भी खोले जा रहे हैं। बढ़ते हम एडिटोरियल की चर्चा करें तो आज के लिए दो महत्वपूर्ण खबरें हैं जो हमें ध्यान देनी है। पहली खबर है ये, जिसमें बात करी जा रही है कि किस तरीके से जो एक ईस्टर्न साइड का कॉरिडोर, ईस्टर्न साइड का जो कंटेनर टर्मिनल है वो बनाने की बात करी जा रही थी इंडिया के द्वारा। इंडिया, जापान और श्रीलंका एक एग्रीमेंट साइन किया गया था जिसमें इंडिया और जापान मिलके बनाने वाले थे टर्मिनल, जिससे जो मैक्सिमम लोड है या जो मैक्सिमम कार्गोज हैं वो इंडिया के हैं जो ट्रांसमिट होते हैं या ट्रांसफ़र करे जाते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर टर्मिनल था, इसको बनाने से मना कर दिया श्रीलंका ने ये पर्टिकुलर जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको कैंसिल कर दिया है। अब कहाँ से इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है श्रीलंका में? पहले ही वो हम्बन टोटा पे बहुत ज़्यादा लीज लेके बैठा है, बहुत ज़्यादा उधार लेके बैठा है चाइना का, लेकिन एकदम से ये जो ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल है इसको इंडिया को ना बनाने दिए जाने के पीछे वजह समझ में नहीं आ रही। सही मायने में देखें तो यहाँ पर राइटर बताते हैं कि वजह है चाइना की तरफ से कहीं ना कहीं फंड्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से अभी भी जो परिस्थितियाँ हैं वो उतनी अच्छे से नहीं बनी है। जो श्रीलंका और इंडिया के रिलेशन है वो इतने स्ट्रेंथन नहीं हो पाए। चाइना अभी भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आप जानते हैं रिसेंटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने काफ़ी इन्वेस्ट किया है। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं या फिर हमारे जो एनआईए के हेड हैं अजीत डोभाल, उन्होंने भी काफ़ी विजिट्स पे की हैं, श्रीलंका गए हैं और श्रीलंका से जो रिलेशनशिप्स हैं उनको बेहतर करने का प्रयास किया है। चाहे हम देखें करेंसी स्वैप एग्रीमेंट की बात करें या फिर हम बात करें जो कोविड-19 के समय पे जो वैक्सीन देने की बात थी वो भी की गई है। नई क्रेडिट लाइन भी एस्टैब्लिश करी गई है श्रीलंका के लिए, श्रीलंका के अदर प्रोजेक्ट्स के लिए। लेकिन उसके बावजूद अगर श्रीलंका इस पर्टिकुलर टर्मिनल का जो प्रोजेक्ट है उसको कैंसिल कर रहा है, एक पर्टिकुलर जो एग्रीमेंट है उसको कैंसिल कर रहा है, तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं और हमें सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि चाइना की प्रेजेंस अगर इंडिया के इतनी पास होगी तो वो इंडिया के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज बन सकती है। तो ये आर्टिकल जो है ये आपके लिए थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, फूड फॉर थॉट हो जाएगा ये आपका इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए। दूसरी तरफ यहाँ बात करी जा रही है द प्रिजनर्स ट्रेजेडी अ नेशंस शेम। यहाँ पर चर्चा करी जा रही है जो राजीव गांधी के असासिन्स थे उनके बारे में। राजीव गांधी के असासिन्स में से एक पर्टिकुलर असासिन है जिसका नाम है पेरेराई वलन। जो ये पेरेराई वलन है इसको 30 साल हो गए हैं जेल में। ये 19 साल में जेल गया था, आज 30 साल इसने काट दिए हैं जेल में। और यहाँ पर बात ये करी जा रही है कि इसको मर्सी पिटिशन के लिए अप्लाई किया गया 2015 में, और मर्सी पिटिशन पे सुनवाई का, जैसे आपने पढ़ा है लक्ष्मीकांत में आपने पढ़ा होगा कि ये जो डिस्क्रिशन होता है गवर्नर का होता है कि गवर्नर मर्सी पिटिशन दे सकता है। क्योंकि पहले इनको कैपिटल पनिशमेंट दिया जा रहा था, बाद में इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर दिया गया। अब बात करी जा रही कि इनको अब आज़ाद कर दिया जाए, 30 साल की इन्होंने कैद काट ली है। तो इसके ऊपर पूरी चर्चा करी जा रही किस तरीके से पहले सीबीआई इसके बारे में जानकारी ले रही थी, इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। इनके ऊपर टाडा लगाया जाता है जिसको आप टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट कहते हैं, टाडा कहते हैं। इसके बाद पोटा लगाया जाता है। ऐसे अलग अलग धाराओं, टाडा के बाद इनको पोटा में इस तरीके से अलग अलग धाराओं में इनको फंसाया जाता है। उसके बाद कहा जा रहा है एक इम्पॉर्टेंट बात कि ये दो ऐसे केसेस है जिसमें अगर आप पुलिस के सामने एसपी रैंक के किसी अधिकारी के सामने आप अपना बयान देते हैं तो उसको कोर्ट में एडमिसिबल माना जाता है। और सही मायने में देखें तो उसके अलावा किसी भी पुलिस ऑफिसर के सामने अगर आप किसी भी चीज़ को, अपने गुनाह को कबूल करते हैं तो उसको एज ए विटनेस नहीं माना जाता, उसको आप कोर्ट में एडमिसिबल नहीं मानते हैं। जब सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन होती है उस समय जो एसपी थे उनका नाम था त्यागराजन। दिक्कत यह है कि थोड़े दिन बाद ये भी कन्फेस करते हैं कि हमने जो इन्वेस्टिगेशन करी है वो प्रॉपर्ली नहीं करी, और जो स्टेटमेंट देनी थी यहाँ पर पेरारी वलन की, ये भी प्रॉपर्ली नहीं ली गई थी। अब बात ये आ जाती है कि जब पेरारी वलन की जो स्टेटमेंट है वही प्रॉपर नहीं ली गई थी तो उनको जेल में किस बात के लिए डाला गया है। बाद में जब सीबीआई से ये सब हट जाते हैं केसेस, तो उसके बाद इनके ऊपर आईपीसी के चार्जेस लगा दिए जाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। उसके दूसरी तरफ जेल में इनका व्यवहार अगर आप देखेंगे तो जेल में अपनी पढ़ाई लिखाई कंटिन्यू रखते हैं।
लाइब्रेरियन वगैरह का कोर्स करते हैं, और भी जो बीसीए और एमसीए आप जानते होंगे किस तरीके से जो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है, ये सारी चीज़ें वो इग्नू से कंप्लीट करते हैं। इनका सिर्फ इतना सा दोष कह सकते हैं या फिर इतना सा पार्ट जो इन्होंने रोल प्ले किया इस बॉम्ब के बनाने में या इस पूरी जो एक कॉन्स्पिरेसी थी उसमें, वो ये था कि उन्होंने बैटरी ला के दी थी उस बॉम्ब को बनाने के लिए। अब इसमें कैसा रोल था, क्या उन्हें सिर्फ ला के देने के लिए उनको फंसा दिया गया? क्योंकि बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया था, लेकिन सही मायने में देखें तो अभी भी इसके पीछे का क्या प्लान था, बिगर पिक्चर, किसने बॉम्ब के लिए पैसे भेजे, किसने ये सारी चीज़ें कराई, एग्जीक्यूशन कैसे हुआ, इन सब का कोई क्लियर आइडिया नहीं है। यहाँ वहाँ जो भी छोटे मोटे प्यादे पकड़े गए बस वही पकड़े गए, लेकिन मेन किसके अंडर था ये पूरा प्रोजेक्ट वो अभी भी पता नहीं लगा पाए। बात यही, अब दूसरा एंगल की बात ये आती है कि गवर्नर के पास जब पिटीशन पहुंचता है तो गवर्नर उसके पास काफ़ी लंबे समय तक बैठे रहते हैं। आप खुद जानते हैं कि गवर्नर वर्क्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट, जो आपके कैबिनेट है या फिर आप उसको कहते हैं जो मिनिस्ट्री है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये आ रही है, जो स्टेट मिनिस्ट्री है उनके एडवाइस के बावजूद भी जो गवर्नर है वो उसके ऊपर बैठे रहते हैं। बाद में सेंटर पे बात जाती है तो सेंटर कहते हैं कि ये जो राइट है इसके ऊपर जो डिसीजन लेने का वो प्रेसिडेंट के पास है। और गवर्नर भी यही इसी तरीके की बात करते हैं। जब दिसंबर 2020 में डिसीजन देने की बात आ रही थी तब भी गवर्नर ये कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो प्रेसिडेंट ही इस चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं या इस चीज़ का डिसीजन ले सकते हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्योंकि ये जो ऑफिस हैं, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस हैं, चाहे प्रेसिडेंट की बात करें गवर्नर की बात करें, इनमें पब्लिक ट्रस्ट होता है ना। दीज ऑफिस आर वेस्टेड अंडर पब्लिक ट्रस्ट। तो इन चीज़ों को अगर आप इस तरीके से इग्नोर करेंगे, जो एड एंड एडवाइस लेने की बात होती है कि जो आपका स्टेट गवर्नमेंट है उनकी एड एंड एडवाइस लेंगे, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस लेंगे, आप उनको कहीं ना कहीं नहीं ले रहे हैं। आप अपना जो रोल है उससे एब्डिकेट हो रहे हैं, मतलब अपने आप को आज़ाद कर रहे हैं, उस जगह आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। ये चीज़ भी यहाँ पर राइटर कहना चाहते हैं। सही मायने में देखा जाए तो बहुत लोगों को तो सोनिया गांधी ने ही मतलब एक तरीके से जेल में उनके या तो सेंटेंस है उसको कम करने की बात करी या फिर उनको आज़ाद भी कर दिया गया है। लेकिन पेरारी वलन को अभी तक जेल में क्यों रखा गया है ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, और इसके बारे में बात है। साथ में इनका जो रोल था उसके बारे में भी स्पष्टीकरण नहीं है कि क्या रोल था इनका इस कॉन्स्पिरेसी में, और कितने मतलब किस हिसाब से इनका जो जो डायमेंशन होना चाहिए, कितने एक्सटेंट तक इनको सज़ा मिलना चाहिए, वो भी अभी तक क्लियर नहीं हो रहा है। 30 साल तो इन्होंने काट ही दी है, अब इसके बाद आप क्या चाहते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर चर्चा है। सही मायने में देखें तो इससे आपको जस्टिस सिस्टम के बारे में समझ में आएगा, और उसी से मिलता जुलता ऊपर का जो केस है उसमें भी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, जहाँ पर आज के समय जो चीज़ें चल रही हैं वो फंडामेंटल राइट, चाहे 21 की बात करें, 19 की बात करें या फिर 32 की बात करें। कहीं पर एक कॉमेडियन को पकड़ दिया जाता है, जैसे मुनव्वर फारूकी को पकड़ लिया गया उस जुर्म के लिए जो उसने अभी तक किया भी नहीं था, और उसके लिए उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। बाद में उनको बहुत दिन तक तो बेल नहीं मिलती, फिर सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली उनको अभी बेल दी है। इस तरीके की परेशानियां हो रही हैं। और भी बहुत सारे केसेस हैं जो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में, जिसका नाम है बीटिंग डाउन क्रिटिकल जर्नलिज्म क्रिएटिव फ्रीडम, इसके बारे में बात करी जा रही है। थोड़े दिन पहले एक और जो फ्रीलांसर जर्नलिस्ट थे उनको भी जमा कर लिया गया था, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया था ऑन द ग्राउंड्स कि उनके पास प्रॉपर लाइसेंस और प्रॉपर जो क्लियरेंसेज होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो उनके पास नहीं है। इस तरीके की चीज़ें भी हो रही हैं, तो इस बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम है सिद्दीकी कापन। ये भी एक फ्रीलांसर जर्नलिस्ट है जो कि केरला के बहुत सारे जो न्यूज़ चैनल थे उनके साथ मिलकर काम करते हैं। ये हाथरस आए थे रिपोर्टिंग करने के लिए और वहाँ पर इनको अरेस्ट कर लिया गया था, और इनके ऊपर जिस तरीके के चार्जेस लगे हैं, जैसे अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट लगा दिया गया, और भी देशद्रोह के बहुत सारे ऐसे कानून लगा दिए जाते हैं, लागू कर दिए जाते हैं। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है जर्नलिज्म या फिर जर्नलिस्ट को किस तरीके से मेम करा जा रहा है उसके बारे में बताया गया इस आर्टिकल में। तो ये 3 आर्टिकल आज आपके लिए महत्वपूर्ण है। सही मायने में देखें तो ज़्यादा ज़रूरी आर्टिकल ये है, सबसे पहला वाला ये वाला, अ प्रिजनर्स ट्रेजेडी, अ नेशंस शेम। दूसरा आप देखेंगे तो श्रीलंका, इंडिया और जापान के रिलेशन के बारे में, और तीसरा आप ये वाला पढ़ सकते हैं, बीटिंग डाउन क्रिटिकल जर्नलिज्म और क्रिएटिव फ्रीडम। ये 3 आर्टिकल हैं जो आज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारी चर्चा खत्म होती है। बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं। संडे को कुछ साइंस एंड टेक का डिस्कस करेंगे, फिर मंडे को शुरू करेंगे हम अपनी रेगुलर डिस्कशन को। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।